नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात केदारनाथ की ही करें तो यहां पर थार से वीआईपी ले जाने के मामले में कार्रवाई हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर एक्शन हो सकता है और बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ पर कार्रवाई हो सकती है। केदारनाथ में मंदिर समिति पूरा मैनेजमेंट देखती है। दरअसल केदारनाथ में थार से वीआईपी को घुमाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। जबकि सरकार ने कहा था कि थार का इस्तेमाल बुजुर्ग दिव्यांग यात्रियों के लिए ही होगा, लेकिन यहां पर वीआईपी को घुमाता हुआ ये थार नजर आया। जब सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला सामने आया, इसके बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले में जांच की बात की है और साथ ही साथ अब एक तरह से कह लीजिए कि कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर एक्शन हुआ है। बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। केदारनाथ में मंदिर समिति पूरा मैनेजमेंट देखती है। दरअसल केदारनाथ में थार से वीआईपी को घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन ये जो थार होती है वो सिर्फ बुजुर्ग और विकलांगों के लिए होती है, लेकिन इसमें वीआईपी को घुमाया गया। और केदारनाथ में थार मामले में तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि केदारनाथ में डीजल कार नहीं चल सकती, लिहाजा सरकार को केदारनाथ से दोनों थार गाड़ियों को केदारनाथ से हटाना चाहिए। जो है व्हीकल वहां पहुंचाए गए हैं जो डीजल के हैं, तो पहले तो ये कि पर्यावरण को भी उससे नुकसान होगा। वहां अगर आपको कोई वाहन भेजना था तो इलेक्ट्रिक वाहन वहां होना चाहिए था। और फिर थार जो है वो ऐसा एक वाहन है जिसमें दिव्यांग आसानी से बैठ नहीं सकता है। और जो बात सामने आ रही है उस थार के माध्यम से जो है वीआईपी मूवमेंट वहाँ पर होने जा रहा है, तो ये कदापि उचित नहीं है और सरकार को तत्काल प्रभाव से वो दोनों गाड़ियाँ वापस मंगानी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ में थार मरीजों के लिए भिजवाई गई है, जिसका दुरुपयोग हुआ और अब उस पर रोक लगा दी गई है। विषय निकल कर आया था कि कुछ लोग उसमें जिनको जो ऑथराइज नहीं है वो थार से इधर उधर जा रहे हैं, तो उस पर रोक लगा दी है। और वो मुख्य रूप से वाहन जो विशेष बहुत बीमारी ग्रसित बीमार लोग हैं उनके लिए वो थार वहाँ भेजी गई है। और आखिरकार हेलीपैड तक उनको लाने ले जाने की व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ का जो तापमान रहता है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई है। उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये ठीक है कि इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। उसको सरकार ने कड़ाई से लिया है और उस पर रोक लगाई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बन रहे उत्तराखंड भवन का निरीक्षण किया। सीएम ने निर्माण काम को देखा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि निर्माण काम तेजी से हो रहा है और जुलाई में इसका लोकार्पण किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि नया भवन पहाड़ की शैली में बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 50 कमरे हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन बनने से पहाड़ से दिल्ली आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? तो देखिए, क्योंकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में ये बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए।
और देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में ऑफिसर बन गए। इस दौरान विदेश मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने देश के सेना में ऑफिसर बन गए। पासिंग आउट परेड में युवा अफसरों को माहौल और हौसला देने के लिए बन रहा था। कैडेट चटवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते हुए आए तो सामने दर्शक दीर्घा में बैठे परिजनों ने उनका हौसला अफजाई किया। आईएमए से कसम परेड के बाद सेना में बतौर लेफ्टिनेंट सेवा का पहला कदम यहां से भरकर निकलेंगे। आईएमए के पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में से 39 विदेशी कैडेट्स हैं। 355 भारतीय कैडेट सेना के अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचंद्र कुमार ने। बहुत दिन से वेट था, आज वो वेट हमारा पूरा हुआ और बहुत हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए पूरा प्राउड मोमेंट है कि हमारा भाई आज इस स्टेज पे खड़ा है। फैमिली में कोई और? मैं मम्मी हूँ शुभांशु त्रिपाठी की और आज मेरी 11 साल की तपस्या पूरी हुई। मैं इसको देख करके मैं बहुत आज खुश हूँ। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो फैमिली में कोई और भी है आर्मी? हाँ, इनके पापा आर्मी में थे। अच्छा, आप फादर हैं? जी सर। जी बेटा आर्मी में? जी सर, मैं वार्स में था। मैं हवलदार से रिटायरमेंट हुआ और मेरा लड़का आज कमीशन लेकर के अफसर बन गया। बहुत ऊपर, काफी ऊपर बैठे हैं। जी 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 सर, बहुत अच्छा लगा सर। कितनी खुशी हो रही है सर, जाहिर करने लायक नहीं, बहुत खुशी है जी। कुछ कह रहे थे सर? वो छोटा वाला लड़का भी मेरा एनडीए में है, अभी 3 साल बाद इधर आएगा। अच्छा, यानी पूरी फैमिली अब जी आर्मी में? जी। आर्मी में ऑफिसर बन गया है। इसने बहुत मेहनत की है और ये अभी अच्छी तरह देश की सेवा करेगा। इसके दादाजी भी फौज में थे, राजपूत रेजिमेंट में, और इसके ताऊजी भी 2nd राजरिक में ऑनरी कप्तान से रिटायर हुए। और आप भी आर्मी में? मैं भी आर्मी में था, अभी रिटायर। बेटा ऊपर आ गया? बेटा क्योंकि पहले पति को आर्मी में देखा, आप बेटे को देख रहे हैं। हाँ, बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। कितनी तैयारी करता था? बहुत तैयारी, रात तो जागता था। रात जागता था? हाँ। कितनी खुशी है? बहुत। मैं 20 गढ़वाल राइफल में जा रहा हूँ। अच्छा, तो कितनी खुशी अब आपको मिली? बहुत खुशी का, पापा, दादा, ताऊ सभी आर्मी में? बहुत खुशी का अवसर है। मेरा बचपन से यही सपना था, क्योंकि पिताजी को मैंने बचपन से फौज में देखा, तो वो जो चाल डाल था, वो जो लाइफस्टाइल था, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था और मैं भी इसी में अब जाने वाला हूँ। सर, मुझे 11 GR मिला है। तो इससे पहले मैं लद्दाख स्काउट में सर्व करता था। मेरा 4 साल मैंने सर्व किया लद्दाख स्काउट में। इसके बाद मैंने एसएससी के थ्रू मैंने अपना एसएसबी क्लियर किया और अभी 4 साल रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद मुझे अभी 11 GR मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लेफ्टिनेंट कीलू कैलाश, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो बचपन से मैंने फौज ही देखा है। जैसे मेरे पापा सर्विस में और मेरे कजन्स भी सर्विस में, मेरे अंकल भी सर्विस में और मेरा बड़ा भाई भी सैनिक स्कूल में पढ़ा था। तो ऑल अराउंड मैंने फौज ही देखा है। तो मेरी फौज की डिसिप्लिन, रहने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से ठान लिया था कि मुझे फौज में जाना है। तो मैंने सैनिक स्कूल से मेहनत करना शुरू किया। तो सैनिक स्कूल निकला नहीं। बाद में मैंने एनडीए भी दिया था, तो काफी अटेम्प्ट्स दिए मैंने। एसएसबी मेरा निकला नहीं। तो एट द एंड मैंने सीडीएस निकाल के यहाँ पे आया और मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे जूनियर्स जो मुझे देख रहे हैं शुड टेक मी एज ए मोटिवेशन एंड दे स्टार्ट जॉइनिंग द आर्मी। और सहस्त्रताल ट्रैक हादसे के बाद प्रशासन जागा है और अब डीएम ने ट्रैकिंग के लिए एसओपी बनाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सहस्त्रताल ट्रैक पर 22 सदस्यों का दल गया था, जहां मौसम बदलने से हादसे की चपेट में आ गया, जिसमें 9 ट्रैकर की मौत हो गई थी। इसके बाद अब प्रशासन एसओपी बनाने की बात कह रहा है। टेरी में 4 धाम यात्रा रूटों पर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रियों के साथ ही आम यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर के साथ कई जगह पर स्लाइडिंग जोन और सेफ्टी ट्रीटमेंट का काम चल रहा है और कई जगहों पर मलबा भी पड़ा हुआ है, जिससे घंटों जाम की स्थिति हो जाती है और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन द्वारा जल्द ट्रीटमेंट और अन्य कार्यों को पूरा किए जाने की बात सामने आ रही है। कार्य चल रहा है ओलविदा रोड का, जबकि इससे 4 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। अभी आपके डाबरी हो गया, कांडीखाल हो गया, कमान हो गया, कई पुलों का उद्घाटन नहीं हुआ, सबकी रोडें की ऐसी तैसी कर रखी।
इसलिए यात्री भी परेशान है। देखिए जो NH है हमारे, उसमें कई ऐसे हाईवेज पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि परमानेंट ट्रीटमेंट के वर्क चल रहे हैं, और चूंकि वो परमानेंट कार्य हैं और हमारा यही प्रयास है कि मानसून से पहले वो कार्य पूर्ण हो जाए। और पौड़ी में जंगल की आग एक बार फिर से बढ़ने लगी है। यहां पर जंगल की आग ब्लॉक कार्यालय के पास तक पहुंच गई, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी ने अपने स्टाफ के साथ आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बीते साल बरसात में कोटद्वार, हरिद्वार, प्रदेश भर में कई पुल ध्वस्त हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने प्रदेश भर में पुलों का जो ऑडिट कराया, उसमें 97 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। मानसून काल शुरू होने वाला है, ऐसे में अब खोजबीन शुरू हो गई है कि उन असुरक्षित घोषित किए गए 97 पुलों का क्या हुआ। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कोटद्वार की मालन नदी पर बने पुल को टूटे 1 साल का समय होने वाला है, लेकिन जो पुल का काम है वो अभी 1 महीने पहले ही शुरू किया गया है। तो जो पूरे साल भर का जो समय है वो पहले ही इसमें लेट हो चुका है, और अभी जिस तरीके से जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो अभी इस पुल को बनने में पूरा 1 साल लगने के उम्मीद है। बीते साल कोटद्वार के मालन नदी पर बने इस पुल की तरह प्रदेश भर में कई जगहों पर पैदल और मोटर पुल ध्वस्त हो गए थे, तो कई जर्जर स्थिति में आ गए थे। इसके बाद सरकार के आदेश पर PWD ने प्रदेश भर में पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया, जिसमें 97 मोटर और पैदल पुल असुरक्षित पाए गए थे। बरसात में इनमें से कई पुलों पर आवाजाही रोक दी गई थी। अब एक बार फिर से मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है। शासन ने जानकारी जुटाई तो असलियत सामने आ गई। पिछले साल असुरक्षित घोषित किए गए 97 पुलों में से अभी तक मात्र 18 पुलों पर ही काम हो पाया है, यानी कि शेष 79 पुल अभी भी खतरनाक स्थिति में हैं। 97 में से मात्र 18 पुलों पर ही काम हुआ है। 45 पुलों का काम स्वीकृत तो हो गया है, लेकिन ये भी अभी टेंडर जैसी प्रक्रिया में चल रही है। 8 जगहों पर नए पुल बनाए जाने थे, लेकिन प्रस्ताव अभी वर्ल्ड बैंक के पास है। 12 पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है। 13 पुल ऐसे हैं जिन पर काम होना है, लेकिन मामला अभी शासन स्तर पर स्वीकृतियां लेने में ही उलझा हुआ है। टोटल 97 पुल हैं जो असुरक्षित श्रेणी में आए थे। कुछ में माइनर रिपेयर था, कुछ में मेजर रिपेयर था। उसमें से 18 ऐसे पुल हैं जो हम लोगों ने काम जिस पे कर दिया है हमने, आज की डेट में वो बिल्कुल सेफ आ गए हैं। 45 ऐसे पुल हैं जिनमें हमने सैंक्शन कर दिया है। 18 के अलावा 45 और हैं जो जिसकी स्वीकृति हम लोग जारी कर चुके हैं, जिसपे काम प्रारंभ कर दिया गया है। कुछ में निविदा की कार्रवाई चल रही है। पुलों की स्वीकृति मिलने से लेकर इनके बनने तक लंबा समय लगेगा, यानी कि इस मॉनसून सीजन में तो ये पुल बनकर तैयार नहीं होने वाले हैं। ऐसे में बरसात में लोगों की मुश्किलें तो बढ़ ही सकती हैं। जर्जर पुलों से आवाजाही या फिर पुलों के अभाव में आवाजाही खतरनाक भी हो सकती है। कोटद्वार से अनुपम के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी में बड़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं। वहीं पर यात्री प्रचंड गर्मी के बीच छोटी छोटी नदी में लुत्फ उठाते नजर आए। हर छोटी नदियां यात्रियों से भरी पड़ी है, जिसमें वो खूब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों की मस्ती उन पर कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। दरअसल पहाड़ में कभी भी मौसम बदलने पर तेज बारिश हो जाती है और छोटी नदियों में पानी बढ़ने से हादसों का खतरा बना रहता है। ऐसे में यात्रियों का सावधान रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। उत्तरकाशी में भीषण गर्मी के बीच में जो यात्री उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं, किस तरह से उन्हें निजात मिल रही है और राहत मिल रही है, हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये बंदरकोट के पास जो छोटी नदी है, वहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो मैदानी क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है, और जब यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ पे जो गर्मी से राहत मिलती उन्हें दिख रही है। पूरी तरह से नदियों में नहाते हुए दिख रहे हैं और जो यहाँ के प्रकृति है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जो यात्री है काफ़ी खुश है। और इस समय बड़ी संख्या में जगह जगह जो छोटी नदियाँ पड़ती है जो उत्तराखंड में,
उत्तरकाशी में वहाँ पे यात्री पहुँचे हुए हैं और जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसका मजा ले रहे हैं, छोटी छोटी नदियों में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से गर्मी बढ़ी है तो कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए जो उत्तरकाशी है काफ़ी राहत देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ के प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका नज़ारा तो का लुत्फ तो यात्री उठा रहे हैं, पर जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें नहाते हुए आनंद ले रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। और विकासनगर में ओशो आश्रम के पास यमुना नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दिल्ली गाजियाबाद से उत्तराखंड घूमने आए 13 पर्यटक ओशो आश्रम के पास यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान पर्यटकों की टीम में से एक युवक यमुना नदी में डूब गया। वहीं डूबने से युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने युवक के शव को नदी से बाहर अब निकाल लिया है। और पहाड़ों की रानी मसूरी में मुख्य बाजार ग्रीन चौक पर सीवरेज टैंक लीक होने के कारण क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग बेहाल हैं। वीकेंड पर मसूरी में टूरिस्ट की भीड़ रहती है। ऐसे में भरे बाजार में सीवर टैंक लीक होने से टूरिस्ट के साथ साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सीवर के पानी में कई टू व्हीलर भी फिसल रहे हैं और लोग चोटिल भी हो रहे हैं। और जिला जरा सा भी सीवर बहता है भाई साहब, इतने लोग गिर रहे हैं, हड्डियां टूट रही लोगों की भाई साहब, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पड़ोसी से दूसरे दुकानदार से पूछ सकते हैं भाई साहब, बहुत स्लिप हो रहा है ये पत्थर। जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहां दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 2024 के चुनाव में, हमारे साथ यहां वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, इस बात की चर्चा है कि देश में जो नफरत है समाजवादियों ने कम कर दी है, और ये आगे किस तरीके से आप लोगों की रणनीति रहेगी, इसको कैसे देखते हैं? नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जाओगे तो हम कहेंगे, जाइए आप लोग। आप लोग जब जाओगे तभी कहेंगे कुछ। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव अभी नव निर्वाचित सांसदों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड बीजेपी के 150 पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड की क्या भूमिका नजर आने वाली है, क्या आपको उम्मीद है? देखिए, मैंने कहा ना कि मोदी जी के विजन में उत्तराखंड राज्य रहता है। हमेशा ही जब भी सरकार का गठन हुआ केंद्र के अंदर, उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व हमेशा मिला है। मुझे हमें पूरा विश्वास है कि इस बार के मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को जो प्रतिनिधित्व मिलेगा, और हम तो उत्साहित हैं। बाकी हम तो मोदी जी को भी अपना ही समझते हैं। देश भर के अंदर उत्तराखंड के अनेकों लोग निवास करते हैं, उन सब के प्रति भी हम कह सकते हैं जहां जहां उत्तराखंड के कार्यकर्ता या समर्थक रहते हैं, उत्तराखंड वासी रहते हैं, उन्होंने सब मोदी जी के प्रति स्नेह का भाव रखा है। तो पूरा विश्वास है उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा प्रतिनिधित्व इस बार मिलेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए सुझाव? नहीं, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस से मेरा इतना ही कहना है कि अगर उसको थोड़ा बहुत विपक्षी भूमिका में रहना है तो ऐसे मामले जो जनता जिनका समर्थन करते का विरोध करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यूसीसी का विरोध करना, जर्मन धर्मांतरण का विरोध करना, नकल अध्यादेश का विरोध करना, महिला आरक्षण का विरोध करना, तो विरोध के लिए राजनीति करना ये उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के नेताओं का एक सिद्धांत बन गया है। और वही कारण है कि जनता उनको हर बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। बड़ी संख्या में भी कांग्रेस के जो अनेकों जनप्रतिनिधि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। और अब तो क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में बार बार सत्ता विहीन हो जाती है तो
कांग्रेस का हर्ष क्या होता हम सब लोग अब आगामी दिनों में देखेंगे। अभी जो यूसीसी की बैठक है, मेरा इतना ही कहना, अपने विधायकों को, सांसदों को इतना जरूर कहेंगे भी कांग्रेस न छोड़े, क्योंकि हमेशा सबसे पहले कोई दल अगर टूटता है तो कांग्रेस होती है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का अभाव है। अभी जो नेता का चयन करें, संभल के करें, जिससे कम से कम भी ये अपेक्षा रखनी देश के अंदर विपक्ष बना रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो दिशा के अंदर एक नकारात्मक राजनीति दिखाई दे रही है। के लिए ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। उत्तरकाशी में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं और पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर योजना को लेकर एनडीए की नई सरकार से इस योजना को खत्म करने की मांग की है। दरअसल पूर्व सैनिकों का कहना है कि युवाओं में इस योजना के कारण सेना में जाने के लिए पहले जैसा जोश देखने को नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी ओर युवा भी इस योजना को खत्म कर पहले की तरह सेना की भर्ती प्रक्रिया करवाने की मांग कर रहे हैं। 2022 से पहले होती थी, 2020 में हुई। 2020 से पहले जो प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया से कई युवा भर्ती हुए थे, जो कि 2022 के बाद इस अग्निपथ योजना के कारण युवाओं के अंदर जो जुनून जज्बा था वो खत्म होने लग गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये अग्निवीर जो स्कीम है इसको बंद कर दिया जाए। इससे जो युवाओं के अंदर जो जोश है, जो आर्मी में जाने का जुनून है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 4 साल के बाद जो भी अग्निवीर रिटायर होकर घर आएगा, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएगा।